नमस्कार, मैं बलजीत ढाका फ्रंटियर आइज कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और अब हम लॉन्च कर रहे हैं एचसीएस की तैयारी करने के लिए एक नया बैच, ऑनलाइन बैच 5 मई 2020 से ये स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। एचसीएस का एग्जाम क्या है, और जैसा आप जानते हैं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है। मतलब दूसरे शब्दों में अब अगर आप बोलें तो आपके पास में काफी ऐसा टाइम है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेटर बनाने के लिए। क्योंकि जब भी कोई बड़ा एग्जाम होता है, एचसीएस है, आईएएस है, उसकी तैयारी में समय लगता है। 6 महीने से लेकर 1 साल, 1.5 साल इस तरह का समय ज़रूर लगता है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एग्जाम फॉर्म निकल चुके हैं और उसके बाद आप तैयारी स्टार्ट करें। वो कभी भी तैयारी होगी नहीं, क्योंकि वो एक रिवीजन होता है। तो इसलिए बेटर यही है कि जो टाइम मिला हुआ है, इसमें आप कहीं जा नहीं सकते। इससे अच्छा कि आप इधर-उधर की वीडियो देखें, कम से कम रेलेवेंट तैयारी करें। कम से कम रेलेवेंट वीडियो देखते हुए आप अपने आप को एचएस की जॉब के लिए काबिल बनाएं। वो इसमें एजेंडा होना चाहिए। पूरी जानकारी लेते हैं इस प्रेजेंटेशन में, आखिर तक जरूर देखें इसको। मैं बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ गाइडेंस से रिलेटेड भी इसमें। और एक चीज मैं बता देता हूँ, हमारी वेबसाइट विजिट करें, और इसका नाम है baljeedhaka.com। उस साइट पे जाकर आप यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे जाना है आपको एचएस 2020। इसमें गाइडेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं, जिसमें कि पूरा सिलेबस के बारे में जानकारी दी हुई है। प्रीलिम्स में क्या क्या आता है, मेंस में क्या क्या आता है, बुक्स कौन सी पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहे तो ये सारी जानकारी है एक ही जगह पे आपको मिल जाएगी। बहुत सारे आपको आर्टिकल इसके अंतर्गत मिलेंगे, तो ये जरूर देखें। जिस तरह से ये वाले आर्टिकल आपको, जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये चीजें आपको मिलने वाली है वहां पे पूरी की पूरी। जैसे आप क्लिक करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पे क्लिक करते हैं तो ये वीडियो खुल जाएगा। सिस्टमेटिक ढंग से आप वहां पे जाकर देख पाएंगे। जिन्होंने अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो उनके लिए पूरा पूरा ये मौका है। दोज हु स्टार्ट अर्ली दे ऑलवेज हैव एडवांटेज। जिन्होंने स्टार्ट पहले कर दिया उनको ऑब्वियसली क्या एडवांटेज है, बार बार रिवीजन कर सकते हैं चीजें। बहुत सारी रिवीजन करने से याद रहती है। अपने आप को ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे, वो ज्यादा रिवीजन करने के चांसेस मिलेंगे। टाइम को बेटर ढंग से मैनेज कर सकते हैं, सिलेबस को पूरा कवर कर सकते हैं, ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे एडवांटेज उनको मिलते हैं जो कि जल्दी स्टार्ट करते हैं किसी चीज के लिए। तो एचसीएस का एग्जाम क्या है वो अगर हम देखें, तो हरियाणा की सबसे बड़ी जॉब के लिए, जैसे एसडीएम है, डीएसपी है, इन सब के लिए जो बड़ी जॉब होती है, गजेटेड ऑफिसर वाली जॉब होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब होती है, उसके लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करते हैं, जिसको कि हम आमतौर पे एचसीएस का एग्जाम है वो बोलते हैं। ठीक है। और ये कौन दे सकता है एग्जाम, कौन तैयारी कर सकता है इसकी? ये जो तैयारी कर सकता है वो कोई भी ग्रेजुएट 21 साल से लेकर 42 ईयर्स जनरल कैटेगरी में, और जैसे रिजर्वेशन के अनुसार 3 साल 5 साल वाला क्राइटेरिया होता है हर गवर्नमेंट जॉब में, उसको आप शामिल कर सकते हैं। इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन भी आप अपने हिसाब से जरूर देखिए कि आप कहाँ पे इसमें फिट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक्स सर्विसमैन भी इसकी तैयारी करते हैं। ठीक है। तो ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 21 से 42 इसकी एज है। ये दो मेजर क्राइटेरिया है। परसेंटेज आपकी ग्रेजुएशन में कितनी है, 10th में कितनी है, +2 में कितनी है, ये इसमें एलिजिबिलिटी में कहीं नहीं है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई भी इसकी तैयारी कर सकता है, चाहे बीए किया हो, बीएससी किया हो, एमबीबीएस किया हो, एलएलबी किया हो, कुछ कोई भी आपने कोई दिया हो। एज के बारे में मैंने बता दी, क्वालिफिकेशन के मैंने क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने बता दिया है। अब आ जाता है कि ये एग्जाम कितनी बार आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस बार नहीं होता है तो क्या अगली बार दे सकते हैं, या 2 बार भी नहीं होता है, तीसरी बार दे सकते हैं, या 3 बार भी नहीं होता है। तो आप कितनी बार भी दे सकते हैं जब तक कि आपकी एज नहीं होती। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट जो लगातार हमेशा देते रहते हैं, कई बार प्रीलिम्स में रह जाते हैं, फिर मेंस में रह जाते हैं, फिर इंटरव्यू में रह जाते हैं। तो होता क्या है कि जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो आप इसमें चीजें बेटर बना सकते हैं, और फर्स्ट टाइम वाले भी क्वालिफाई कर देते हैं। तो ये इसका एग्जाम कब और कहाँ होता है? कई जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये बड़े दिलचस्पी होती है, भले ही वो तैयारी नहीं करें या उनका कोई इंटरेस्ट ना हो, लेकिन उनके दिमाग में ये होता है एग्जाम कब होगा। तो ये एग्जाम होता है ना, वो पहले पता नहीं चल उसका पहले पता करना बड़ा मुश्किल होता है। इस बात की संभावना पहले थी जब कोरोना वायरस से पहले कि ये एग्जाम है वो अप्रैल के आसपास नोटिफिकेशन आ सकता है। अब भी संभावना है कि इसके साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में इसकी नोटिफिकेशन जरूर आएगी, लेकिन आपको उससे ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी न कभी तो एग्जाम होना ही है। तैयारी करने में जो समय लगता है उसके ऊपर आप ढंग से लर्निंग पे इन्वेस्ट करें टाइम अपना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये हरियाणा में ये एग्जाम होता है, मतलब आपको कोई बाहर स्टेट में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। एग्जाम स्कीम स्टेजेस क्या है? पहली जो 3 स्टेजेस में एग्जाम होता है, प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है।
जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे कौन-कौन से वो पेपर होते हैं, लेकिन ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। मतलब इसके नंबर है वो मेंस और इंटरव्यू में काउंट नहीं होते। जो फाइनल मेरिट बनती है जिसमें कि आपकी रैंक आती है, जिसके आधार पे पता चलता है कि आप एसडीएम बन रहे हैं या कोई दूसरी जॉब आपको मिल रही है, तो वो क्या होता है, मेंस और इंटरव्यू के नंबर जुड़ते हैं उसमें। तो मेरिट पर्पज के लिए मेंस और इंटरव्यू होता है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है वो। तो पहले देख लेते हैं कि प्रीलिम्स है उसमें क्या-क्या आता है। देखो, पहली स्टेज होती है, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक जनरल स्टडी का पेपर होता है, दूसरा होता है सीसेट का पेपर। सीसेट के पेपर है, मार्क्स काउंट होते हैं इसमें। कहने का मतलब है कि आप यूपीएससी या किसी दूसरे स्टेट के साथ किसी एग्जाम को कंपेयर न करें। हर बोर्ड का, हर कमीशन का अपना-अपना एक पैटर्न होता है, अपनी-अपनी एक समझ होती है। तो जैसा आपको सरकारी जो नोटिफिकेशन होता है, दस्तावेज होते हैं, उसमें दिया हुआ है, वो ही फॉलो करना है। इसके अलावा कई बच्चे आपको कई हो सकता है आपको गुमराह करने की कोशिश करें या खुद ही गुमराह हो जाएं यहाँ पे कि सीसेट क्वालिफाइंग है, आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, कोर्ट केस कर देंगे। इन बातों में कुछ नहीं रखा। आपका काम है तैयारी करना। जैसे सरकार ने सिलेबस बना दिया, जैसे कमीशन ने सिलेबस बना दिया, आपको उसको फॉलो करना है। ठीक है, इसी में ही भलाई है, वरना इधर उधर भटकेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो मेरा यहाँ पे मैसेज था सीसेट के लिए। और सीसेट बहुत आसान होता है। इसमें बेसिक टाइप का मैथ आता है, बेसिक टाइप की रीजनिंग आती है, कॉम्प्रिहेंशन आती है। लेकिन कुछ लोगों के, कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में एक हवा बैठा हुआ है, और वो क्या है कि स्टूडेंट कभी भी उस हव्वे से निकाल नहीं पाते। आमतौर पे ऐसा देखा गया है कि नेगेटिविटी होती है, वो आगे चलती रहती है। कहने का मतलब वो अपने कमियां की वजह से सारी चीजों को चेंज करना चाहते हैं, न कि अपनी कमी को इम्प्रूव करते हुए चीजों को बेटर बनाए। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले पेपर में जनरल स्टडी में कि उसमें क्या-क्या है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नेशनल इंटरनेशनल इवेंट, आर्ट, कल्चर, हेरिटेज, एनवायरनमेंट, मिसलेनियस जीके, करंट अफेयर्स, हरियाणा जीके। हालांकि हरियाणा जीके सिविल सर्विसेज में ज्यादा नहीं आती, वो एचएसएससी टाइप के एग्जाम में ज्यादा आती है। लेकिन फिर भी क्या है कि जो क्वेश्चन होते हैं आमतौर पे 8, 10 या 20 के आसपास भी आ सकते हैं क्वेश्चन। तो टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं इसमें प्रीलिम्स में, 100 जनरल स्टडी से रिलेटेड और 100 सी सेट से रिलेटेड। तो 200 क्वेश्चन मुझे लगता है 10-20 क्वेश्चन आ भी जाते हैं जो कि आसान होते हैं। तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि बेसिक हरियाणा का कोई ज्यादा इतना कल्चर वगैरह इतनी बैकग्राउंड है नहीं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान है उसमें ज्यादा आते हैं, हालांकि यूपी में लगभग नए के बराबर ही आते हैं यूपी के क्वेश्चन, लेकिन मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ फिलहाल। अब आ जाता है सी सेट में, अर्थमेटिक आ जाता है, एडवांस मैथमेटिक्स भी आता है, वर्बल रीजनिंग। एडवांस का मतलब एक टर्म दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत हाई लेवल का मैथ है। ये 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में ये सारी चीजें आप पढ़ते हैं, जैसे कि ज्योमेट्री है या मेंसुरेशन है, अलजेब्रा है बेसिक टाइप का, तो ये सारी चीजें पढ़ते हैं। मैंने जो वीडियो आपको गाइडेंस में बनाया है, सारे बताए कि किस टॉपिक से पिछली बार 42 जो क्वेश्चन आए हैं, जो कि पिछले साल का पेपर एक बेस होता है, प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, वो बेस होता है। तो उसमें देखिए कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेंथ के अनुसार कर सकते हैं। कोई बच्चे पूरा स्कोर करने की एबिलिटी भी रखते हैं। 100 क्वेश्चन आएंगे तो 100 में से कम 80-85 तो बहुत सारे बच्चे करेंगे, तो बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाता है सीसेट की वजह से। फिर आ जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, डाटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग। ये सारा एक सिलेबस है। ठीक है, आमतौर पे जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो भी समझ लेना जरूरी है, जिससे कि अगर ये वीडियो जो देख रहा है वो अपनी धारणा कोई न बनाए। और हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे मिस्टेक कर बैठते हैं। एक तो क्या है कि प्रॉपर समय के अनुसार स्टार्ट न करना, और जब कम टाइम होगा आपके पास में नोटिफिकेशन के बाद में, जो 1-2 महीने का टाइम, उसमें सारी चीजें करना, मैथ भी, रीजनिंग भी, इंग्लिश भी, ये फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारी चीजें करना, फिर एमसीक्यू भी करना, टेस्ट भी करना, रिवीजन भी करना इम्पॉसिबल है। तो स्टार्ट जरूर टाइम पे कर देना चाहिए। और जो सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट होते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो या एचसीएस हो या आरएस हो, वो लगातार जारी रखते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, इस तरह चलते रहते हैं, रोकते नहीं है तैयारी, और यही आपका काम होना चाहिए। फिर दूसरी क्या होता है कि कुछ बच्चे इजी चीजों पे फोकस करते हैं, जैसे हरियाणा जीके पे सारा दिन लगे रहेंगे। हरियाणा जीके है उनको, अगर आज भी हम यूट्यूब पे वीडियो डाले तो सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो हरियाणा जीके देखेंगे, जबकि इसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है सिविल सर्विसेज में। लेकिन इस बात को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाला कमजोर होता है, समझने के लिए तैयार नहीं होता। नॉट अंडरस्टैंडिंग हु इज रियल कॉम्पिटिटर। आपको यह देखना है कि एक्चुअल में आपके कॉम्पिटिटर कौन है। आपके कॉम्पिटिटर है वो नहीं है जो नेगेटिविटी में शामिल होते हैं, हिंदी में करवा दो जी, हिंदी में ये हो गया। मतलब एक बच्चे को अगर कोई सेंटेंस इंग्लिश में नहीं पढ़ना आ रहा, तो आप उस तरह की संगति वाले स्टूडेंट के साथ में रहते हैं तो आपको नेगेटिव करेगा। अगर आप ऐसे बच्चे के साथ में जिसको मैथ बिल्कुल ही नहीं आ रहा, उसी की संगति में रहते हैं तो आपको वो नेगेटिव करेगा। तो कहने का मतलब है कि आप उनकी संगति में रहिए जो बहुत पॉजिटिव हो, या अपनी कोई संगति नहीं रखिए, इससे अच्छा है तो फोकस कीजिए सिलेबस के ऊपर।
बेटर यही है कि आप अंडरस्टैंड कीजिए कॉम्पिटिटर कौन है। 90% बीटेक वाले क्वालिफाई कर जाते हैं, बाकी भी करते हैं, लेकिन संभावना उनकी ज्यादा होती है क्योंकि वो एक स्टार्टिंग से ही अच्छे बैकग्राउंड के साथ में तैयारी करते हैं, मेहनत ज्यादा कर सकते हैं। तो आप उसी तरह की विचारधारा रखिए कि ये जो एग्जाम होते हैं ना, इसमें अच्छे लेवल का और अच्छे स्टूडेंट्स compete करते हैं। ठीक है, नॉट डूइंग राइटिंग प्रैक्टिस, नॉट डूइंग। अच्छा, फिर क्या होता है मेंस में? देखो प्रीलिम्स तो एक स्क्रीनिंग है, उसका कोई ज्यादा रोल है नहीं। अगर देखें तो जो मिलनी है वो मेंस में आपने कितना स्कोर किया उसका एक बेस आधार होगा। प्रीलिम्स, हालांकि ये अलग बात है कि प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया तो लिखने का मौका ही नहीं मिलेगा, लेकिन जब लिखने का मौका मिलेगा तो वो राइटिंग से इंप्रूव किया जा सकता है। दो अलग अलग एग्जाम होते हैं, दो अलग अलग बात होती है। नॉलेज होना एक अलग चीज है और एक राइटिंग अच्छी होना, राइटिंग स्किल्स का होना, किसी क्वेश्चन पे एक मुश्किल टॉपिक पे भी वो लिख देना, वो एक अलग आर्ट होती है, अलग स्किल होती है। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि किसी को नॉलेज बहुत है और वो क्या है कि कभी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, ऐसा हो सकता है। कहीं कहीं क्या है कि उसकी जो राइटिंग एबिलिटी है ना, उस पे क्वेश्चन मार्क है, जो कि आमतौर पे वो उसको समझ में नहीं आ रही है वो बात, या इंप्रूव नहीं करने की कोशिश की, या कभी कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाया होगा। नॉट एबल टू इंटीग्रेट, देखो प्रीलिम्स और मेंस होते हैं, उनका बहुत सारा सिलेबस है, वो इंटीग्रेट होता है। कहने का मतलब है कि अगर आपको इंग्लिश आती है, जैसे कि मेंस में 100 नंबर का होता है इंग्लिश का पेपर, तो इंग्लिश तो ये एक्सपेक्ट की जाती है कि आपको वैसे आनी चाहिए। तो अगर नहीं आ रही है किसी बच्चे को तो वो इंग्लिश सीख ले पूरी, जैसे दूसरे कंपटीशन में आती है, एसएससी में आती है, बाकी दूसरे एग्जाम में आती है वो, तो वो जो कंपटीशन एग्जाम वाली इंग्लिश है वो प्रॉपर सीखे, ग्रामर सीखे, वोकैब सीखे। एक तो ये बात है, और वो कॉम्प्रिहेंशन में भी काम आएगी क्योंकि इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन भी तो आते हैं। दूसरा क्या होता है, जीएस है वो इंटीग्रेट होती है, करंट अफेयर्स है वो इंटीग्रेट होती है। तो वो इंटीग्रेशन बहुत होता है, कहने वाला प्रीलिम्स और मेंस है, आप बिल्कुल अलग नहीं कर सकते उनको, कहीं ना कहीं उनकी चीजें होती है नॉलेज वाली, वो एक ओवरलैपिंग भी होती है। नॉट अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंस ऑफ सी सेट, गेम चेंजर, ये गेम चेंजर है, इसकी इंपॉर्टेंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2-3 महीने, कम से कम 3 महीने इसके ऊपर टाइम देना प्रॉपर है, वो जरूरी है, और इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। नहीं है कि आपको मैथ आता है, मैथ में आप स्पीड कितनी रखते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये नहीं है कि सिर्फ ये आपको इंग्लिश के पैराग्राफ पढ़ने आते हैं, आप कितनी स्पीड से पढ़कर उसको एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी को, साइंस की टर्मिनोलॉजी को आप कितना फास्ट समझ सकते हैं अंग्रेजी में। फिर आ जाता है कि वो शेड्यूल नहीं बना पाते, 15 दिन बहुत जबरदस्त तैयारी की जोश जोश में, उसके बाद छोड़ दी उसने, 2 महीने कोई किताब नहीं उठाई, फिर 2 महीने उसने जोश फिर आ गया, फिर किताब नहीं उठाई 1 महीने। तो जब इस तरह के टुकड़ों में तैयारी करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीजें होती है भूल जाते हैं, ये रिवीजन वाला एग्जाम होता है, तो इसमें ऐसा नहीं कर सकते आप। टू मच फोकस इन हिंदी में, ऑन हिंदी मीडियम, एंड नोट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। जब तक एक इंग्लिश नहीं आएगी ऑफिसर को, या तो वो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। मतलब एक ऑफिसर के लिए जब आप एसडीएम से बात करेंगे, या एसडीएम की को अखबार ही नहीं पढ़ना आ रहा, तो ऐसा कौन सा एसडीएम आपने देखा होगा? कहने का मतलब है कि बड़े अधिकारी को इंग्लिश आना, एलिमेंट्री इंग्लिश आना वो जरूरी है। कई बच्चे मैंने देखे हैं यूट्यूब पे कभी वीडियो डालते हैं, उसके नीचे लिखते हैं कि हिंदी में समझा दो जी। भैया आप ये एग्जाम करना है आपको तो 6 महीने पहले बाकी चीजें छोड़ो और इंग्लिश इंप्रूव करो पहले, तो कि ये जरूरी होती है चीजें। अगर किसी को इंग्लिश इंप्रूव नहीं आती है तो इंग्लिश इंप्रूव करे, कंप्यूटर नहीं आता तो कंप्यूटर इंप्रूव करे। आज के टाइम में अगर किसी को इंटरनेट एक्सेस ही नहीं करना आ रहा तो वो इंप्रूव करे, न कि भागे उससे। भागना समाधान नहीं है, उस चीज को इंप्रूव करना समाधान है। तो ये यहाँ पे बहुत ही कड़ा मैसेज है, समझने की कोशिश कीजिए, इसमें नाराज होने की बात नहीं है। ऑफिसर बनता है तो ऑफिसर बनना है, तो ऑफिसर के लिए जो बेंचमार्क होते हैं, जो स्टैंडर्ड होता है, उसके लेवल को ऊपर कीजिए, उस लेवल तक पहुंचिए, न कि वो अपना लेवल नीचे कर लें। एग्जाम अपना लेवल नीचे नहीं करेगा, आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब देखिए जनरल स्टडी के 100 क्वेश्चन होंगे, और जो सी सेट है उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन और 200 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। यहाँ पे 200 क्वेश्चन का या 200 नंबर का ये प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। 2 घंटे, दो पेपर होते हैं, 2-2 घंटे के होते हैं। ये वाला पेपर तो 2 घंटे में आसानी से हो जाता है जनरल स्टडी के, लेकिन ये वाला पेपर है ना, वही बच्चे ठीक से कर पाएंगे उसको 2 घंटे में जिनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस की बात कर रहा हूं मैं, स्किल्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे। एप्टीट्यूड वास्तव में उसने डेवलप किया हो या नेचुरल हो। ठीक है, और उसके 0.25 नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ठीक है, तो आमतौर पे क्या होता है कि 130 140 ये स्कोर होता है जनरल कैटेगरी के लिए, एक अच्छा स्कोर हो सकता है 200 में से नेगेटिव मार्किंग को मिलाकर। ठीक है, और अगर कोई आपका एससी कैटेगरी या दूसरी है तो 15-20 नंबर कम कर सकते हैं उसमें। मेंस का जहां तक सवाल है, एचएस मेंस का है, तो उसमें हिंदी 100 नंबर की होती है, इंग्लिश 100 नंबर की होती है, जनरल स्टडी 200 नंबर की, और एक ऑप्शनल पेपर होता है 200 नंबर का। हो सकता है आप
अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको 2 पेपर नजर आएंगे, कई जगह पे लिखा हुआ, कई वेबसाइट पे लिखा हुआ। वो एक पुराना सिलेबस था, आज के टाइम में सिर्फ एक ही पेपर है, तो आपको ये वाली चीज माननी है, ठीक है, नया पैटर्न में। और जीएस का वेटेज है वो ज्यादा हो गई है, बहुत सारी चीजें इनकी भी जीएस की होती है, तो आप बोल सकते हैं टोटल ये वाली चीजें जीएस का है। और कुछ सब्जेक्ट ऐसे ले लेते हैं जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये वाले जो सब्जेक्ट होते हैं वो भी जीएस के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट होते हैं, काफी ज्यादा रोल होता है, ठीक है। मुश्किल पेपर नहीं आते इसके, मेंस के, ऑप्शनल के भी बहुत आसान होते हैं, प्रैक्टिस चाहिए लिखने की। हालांकि सिलेबस देखेंगे तो आपको लगेगा बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है, ये ऐसे होगा कैसे कवर, लेकिन एक्चुअल में बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं आपका कि ये जो बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, लगभग हर तरह का ऑप्शनल आपको मिल जाएगा, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है। तो कोई भी आपका बैकग्राउंड, मान लो आपका मैकेनिकल इंजीनियर बैकग्राउंड है, तो आप बोटनी, तो आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ज्योग्राफी ले सकते हैं, जूलॉजी ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये देखना हो कि मैं कोचिंग नहीं लेना चाहता और खुद ही किताबें पढ़ूंगा, तो बिल्कुल आपका वेलकम है, आप पढ़िए, किसने मना किया है। तो चौथी से लेकर 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है वो रिकमेंडेड है। माजिद हुसैन की किताब है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडिया की ज्योग्राफी की, और जेसी लियोंग की फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी सर्टिफिकेट वाली, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस है। ये चीजें हैं जहां पे रिसोर्स के रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि अगर हिस्ट्री का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आर एस शर्मा एंशियंट है, मिडिवल इंडिया है, सतीश चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री है, बिपिन चंद्रा, या पुरानी आप जो एनसीईआरटी है जहाँ पे इतने डायग्राम वगैरह नहीं होते, चित्र वगैरह नहीं होते, लेकिन वो आप फैक्चुअल होती थी चीजें, वो आप पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम आप पढ़ सकते हैं। आर्ट एंड कल्चर में नितिन सिंघानिया की किताब है, एनआईयूएस है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, ये देख सकते हैं जहां तक हिस्ट्री का सवाल है। तो क्योंकि यूपीएससी के सारे स्टूडेंट है वो अप्लाई करते हैं एचसीएस के एग्जाम में भी, और यूपीएससी में भी ये चीजें पढ़नी पड़ती है, तो आपको जो तैयारी है, एचसीएस है, यूपीएससी है, यूपीपीसीएस है, आरएएस है, बीपीएससी, एमपीपीसीएस है, इनकी इकट्ठी होती है जो बेसिक सब्जेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई हिस्ट्री अलग हो गई एचसीएस की और यूपीएससी की कोई अलग हो गई है। अगर जहां तक पॉलिटी का सवाल है तो 30 से लेकर 12वीं क्लास तक की आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, या लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, डीडी बसु है, पीआरएस है, ये पीआरएस है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। तो ये वाली जो चीजें हैं आप इंडियन पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। चाहे तो आप एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हालांकि ये काफी नहीं होने वाली है। आप इसके आधार पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए तो ये इतना आसान नहीं होगा, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू की भी जरूरत होती है करने के लिए। ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इन सभी के लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ किताबें पढ़ने से नहीं हो सकता। एमसीक्यू आपको करेंगे तभी एक बेसिक आइडिया बनता है और याद भी ज्यादा होता है, ठीक है। आपने पढ़ा कुछ और, एमसीक्यू कुछ उस तरह का अलग आ गया है, तो आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तो वो कनेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। इकोनॉमिक्स 9 से 9वीं 10वीं ज्यादा इकोनॉमिक्स होती नहीं है, 11वीं 12वीं से स्टार्ट होती है। रमेश सिंह या संजीव वर्मा इकोनॉमिक्स सर्वे बजट है, ये चीजें आपको इकोनॉमिक्स में पढ़नी चाहिए। जनरल साइंस का जहां तक सवाल है तो 10वीं तक तो आपको साइंस आनी ही आनी चाहिए, चाहे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो। और +2 तक के जो सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, अप्लाइड साइंस के टॉपिक होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, कैटलिस्ट से रिलेटेड टॉपिक है, हार्मोन से रिलेटेड टॉपिक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एमसीक्यू ऑफ अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक रेलवे, एसएससी है, ये आपके लिए बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा। हालांकि जो कुछ एग्जाम होते हैं जैसे कि आरएस वगैरह, उसमें स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आते हैं, और हो सकता है आने वाले टाइम में एचएस में भी ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए, लेकिन कम से कम आपको फैक्चुअल तो जरूर आने चाहिए। कहने का मतलब है कि थोड़ा जहां तक सवाल है यूपीएससी और बाकी एग्जाम का, ये फैक्चुअल ज्यादा है। हो सकता है आपकी बहुत अच्छी तैयारी यूपीएससी की हो, आप इंटरव्यू भी देख रहे हो, लेकिन एचएस का प्रीलिम्स भी क्वालिफाई ना हो, ऐसी संभावना बहुत हो सकती है, क्योंकि फैक्चुअली ये याद रखने वाली चीजें ज्यादा है, वो समझने वाली चीजें ज्यादा थी उसमें। अब चलते हैं आगे। सी सेट का जहां तक सवाल है तो अर्थमेटिक की आप कोई भी किताब, आर एस शर्मा या कोई किताब ले सकते हैं। एडवांस मैथ की आप कोई भी किताब यूज कर सकते हैं, जॉब की, एसएससी या बैंकिंग, रेलवे के लिए यूज होती है। रीजनिंग आप कोई इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आर एस शर्मा, ये आर एस अग्रवाल पब्लिकेशन की आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चांद पब्लिकेशन वाली, या कोई भी किताब इस्तेमाल कर सकते हैं जो एसएससी, बैंकिंग या कॉम्पिटिशन एग्जाम में, रेलवे में यूज होती है। कॉम्प्रीहेंशन जो पीछे आए हैं वो भी आप कर सकते हैं, या किसी किताब का इस्तेमाल ले सकते हैं, लेकिन बेटर ये है कि आप जो एडिटोरियल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, उसमें भी काफी मदद मिलती है। चीजें इंग्लिश में ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए। साइंस की और इकोनॉमिक्स की चीजों पे बहुत ज्यादा कमांड होगी, तो आपके जो पैराग्राफ भी होते हैं, कॉम्प्रीहेंशन होते हैं, वो भी ठीक होते जाएंगे। लिटरेचर की चीजें आप पढ़ेंगे ज्यादा तो वो भी काबू में आएंगी, क्योंकि टर्मिनोलॉजी थोड़ी हार्ड हो सकती है, समझने में दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए क्या है कि आप पढ़ने की जो आदत है वो डालना बहुत ज्यादा जरूरी है।
प्रैक्टिस सेट और टेस्ट सीरीज है, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, या बोल सकते हैं कि मेजर रोल तो इसी का, ये बिना प्रैक्टिस है, ये आप कुछ पढ़ते रहिए कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका पेपर ही कंप्लीट नहीं होने वाला है। अब आ जाता है कि एक तो क्या है कि आप ये बहुत सारी किताबें थी, बहुत सारा कंटेंट था, इसके अलग अलग चीजें इकट्ठी कीजिए तो इसकी कॉस्ट भी काफी आ जाती है और इसको मैनेज करना भी मुश्किल है। कम कॉस्ट में इजी तरीके से कि कैसे सारे कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से, पीडीएफ के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से एक ही जगह प्लेटफॉर्म पे मिले, तो वो क्या है, फ्रंटियर आइज का आप ये कोर्स ज्वाइन कीजिए, ऑनलाइन कोर्स। इसके अलावा आपको कोई किताब या कोई टेस्ट सीरीज या कोई कुछ भी एमसीक्यू वगैरह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 20,000 से ज्यादा एमसीक्यू है, हम लोग वैसे ही जीएस के करवा देंगे। बहुत सारे जो क्वेश्चन है दुनिया भर के हम लोग सी सेट में और प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह करा देंगे, तो आपको कोई भी इसके अलावा करने की आवश्यकता नहीं है। सारा एक एक टॉपिक का वीडियो, एक एक टॉपिक का पीडीएफ, एक एक टॉपिक पढ़ाने के बाद में उसका उस टॉपिक का टेस्ट, तो ये बहुत बड़ी मेहनत की हुई है हमने, लगभग 2 साल के अंतराल ये लगा है, लाखों रुपए लगे हैं इस कोर्स को डिजाइन करने में, डेवलप करने में, बहुत सारे लोग लगे हैं, लगभग 30 से ज्यादा जो स्टाफ है, जिसमें कि फैकल्टी है, कंटेंट डेवलपर है, ट्रांसलेटर है, ठीक है, वो लगे इसको डिजाइन करने में। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आपको इसके अलावा ये प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ इसमें कवर होगा, आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। आपका काम पढ़ाई करना होना चाहिए, आपका काम कोई कंटेंट को मैन्युफैक्चर करना नहीं होना चाहिए। आप कंज्यूमर का काम कीजिए, आप प्रोड्यूसर का काम मत कीजिए, ठीक है। अगर आप 4 मई तक, ये बैच 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 4 मई तक एडमिशन लेते हैं तो 50% इस पे डिस्काउंट है, ठीक है। आपको फीस जमा करानी है सिर्फ इतनी 12,500, हमारी वेबसाइट पे जाना है। अच्छा, कंटेंट कैसे मिलेगा, देखिए आपको एक डैशबोर्ड मिलेगा, उसमें इतना लंबा चौड़ा आपको हर रोज अपडेट होगा, इसमें कंटेंट है और वो सारा के सारा सिलेबस कवर होंगे। जैसे कि मान लो ये टॉपिक है, आप इस पे क्लिक करेंगे पीडीएफ खुल जाएगा। अगर आपको वीडियो देखना है, वीडियो देख सकते हैं, टेस्ट देखना है, इस पे टेस्ट देख सकते हैं, टेस्ट का सोल्यूशन देखना है या उसका वीडियो देखना है, तो ऐसे करके ये पूरा कंटेंट चलेगा। जैसे ज्योग्राफी है, मान लो जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके ऊपर पीडीएफ पे क्लिक करेंगे आपको नोट्स खुल जाएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे आपको वीडियो खुल जाएगा, वीडियो चलेगा। डेली टेस्ट, अगर इस पे टेस्ट देखना है आपको कि आपको कितना आता है, तो आप ये टेस्ट कीजिए। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे, एक ही पेज पे, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सारा कंटेंट है वो मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है इसको ऑपरेट करना। अगर आप किताबें वगैरह ढूंढे तो पेज पलटने में आपका बहुत टाइम खराब हो जाता है। कोई किताब आपके पास 20 किताबें, कोई किताब कहीं गुम होगी, कोई कहीं गुम होगी, लेकिन ये तो कहीं नहीं गुम होता, आपके क्लिक पे है कि आप तुरंत इस पे बटन दबाइए और यूज कीजिए। कहने का मतलब है कि टेक्नोलॉजी आपके काम को आसान बनाती है, उसकी मदद लीजिए, भागिए मत उससे, फायदा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा शेड्यूल मिलेगा, आपकी लगातार शेड्यूल फॉलो करते हैं और रिवीजन करते रहते हैं। हर दिन का रिवीजन और वीकली रिवीजन आपके लिए बहुत जरूरी है। ये एग्जाम रिवीजन पे आधारित होते हैं। नॉलेज है आपकी सेकेंडरी चीज हो जाती है। फिर रिवीजन करने से आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें, आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी वेबसाइट है, इस पे आपको यहाँ पे जाना है, उसके बाद आप आवर कोर्सेज पे जाना है, या आप होम पेज पे जाएंगे तो भी आपको वो मिलेगा। इस तरह से चीजें आपको मिलेगी वहां पे मिलेगी। तो आपको जब इस पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे 12,500 लिखा हुआ है, 25,000 लिखा, थोड़े टाइम के बाद ये हट जाएगा ऑटोमेटिक है। इस पे क्लिक करेंगे, वो कार्ड पे ले जाएगा और फिर उसके बाद आपको डिटेल भरनी है, ऐड टू कार्ड कर देना, अपनी डिटेल भरनी है और उसके बाद वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा, जहां से आप नेट बैंक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जो भी आपके पास यूपीआई वगैरह जो भी ऑप्शन है, उससे किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है फिर भी समझने में चीजों को, या मैंने जो बताइए समझ में नहीं आई या पेमेंट नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ पे हमारी सपोर्ट टीम, उसका नंबर है, ये व्हाट्सएप नंबर है और ये ईमेल आईडी है और ये वेबसाइट है, वहां पे जाकर आप बात कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी अगर लेनी है या कोई दिक्कत है, डाउट है, तो वो क्लियर कर दें, ठीक है। तो इस प्रेजेंटेशन में इतना, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वाली जो प्रेजेंटेशन है आपकी तैयारी में मददगार साबित होगी और ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और ये कोरोना वायरस की वजह से जो एक बहुत सारा कई के दिमाग में नेगेटिविटी है, उसको आप पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कीजिए, टाइम का यूटिलाइज कीजिए, न कि इसका मिसयूज कीजिए या इसको बर्बाद कीजिए, ठीक है। जब भी फॉर्म निकले 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने के बाद में, तो आपकी तैयारी दुरुस्त होनी चाहिए, सिर्फ आपका काम रिवीजन होना चाहिए। इस प्रेजेंटेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। ऑल द बेस्ट।